हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलएलपी का इंट्रोडक्शन, फीचर, फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनर्स का रिलेशन, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कन्वर्जन, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइंडिंग अप क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है। वैसे तो कई बार इन टर्म्स को हम साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। सबसे पहले वाइंडिंग अप की बात करते हैं। वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप बोल सकते हो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को बंद करने का प्रोसेस है वाइंडिंग अप। ओके, सो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके जितने भी बिजनेस ऑपरेशन है बच्चों वो स्टॉप हो जाते, बंद हो जाते हैं। बस यस, हाँ, कभी कभी आपको जैसे एसेट्स रियलाइज करने होते हैं या कुछ इनकम्प्लीट काम है जो वाइंडिंग अप के लिए जरूरी है, वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, अदरवाइज बिजनेस ऑपरेशंस आपके बंद हो जाते हैं। दूसरा, इसमें क्या होते हैं, आपके एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। देखो, लाइबिलिटीज को पे कैसे करोगे? एसेट्स को रियलाइज करके ही तो पे करोगे। उसके बाद भाई एसेट्स आपके रियलाइज हो गए, उनको बेच दिया गया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम। तो अब इसके बाद अगर कुछ भी सरप्लस बचता है तो हमारे पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। सो आप बोल सकते हो बच्चों ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन, एक बार आपका वाइंडिंग अप कंप्लीट हो गया है। वाइंडिंग अप कंप्लीट मतलब कि एसेट्स बेच दिए हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई है, अकाउंट सेटल हो गया है। इसके बाद हमारी बारी आती है डिसोल्यूशन की। जब ये सारा काम हो जाता है तो जब हम फाइनल लीगल स्टेज हम बोलते हैं दैट इज डिसोल्यूशन। ओके, तो जब आपका कंप्लीट वाइंडिंग अप हो चुका है और एलएलपी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, उसको बोलते हो तुम डिसोल्यूशन। इसमें होगा क्या? डिसोल्यूशन में सारा काम हो गया है, अब जो एलएलपी वाला रजिस्टर है उसमें से रजिस्ट्रार एलएलपी का नाम हटा देता है, रिमूव कर देता है, और अब लीगली बर्थ हुआ था एलएलपी का, बेसिकली अब उसको खत्म कर दिया जाता है। सो जो डेथ एक तरीके से एलएलपी की, इट सीजेस टू एग्जिस्ट, दैट इज डिसोल्यूशन। तो देखो, एक बार डिसोल्यूशन हो गया, अब एलएलपी क्योंकि देखो खत्म ही हो चुकी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एलएलपी ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ना कोई केस फाइल कर सकती है, ना ही अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है। बट हाँ, ये काम आपके वाइंडिंग अप के दौरान हो सकते थे। ओके, तब तक क्योंकि एलएलपी डिसॉल्व नहीं हुई थी, लीगली टर्मिनेट नहीं हुई थी। ओके, सो वाइंडिंग अप में ये चीजें हो सकती थी, लेकिन डिसॉल्यूशन के बाद इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि डिसॉल्यूशन के बाद एलएलपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बच्चों, हमने पढ़ा कि वाइंडिंग अप एलएलपी को बंद करने का प्रोसेस है। तो कितने तरीके होते हैं एलएलपी को बंद करने के? पहला तरीका है आपके पास में वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, दूसरा है आपके पास में कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से, कंपल्सरी मतलब भाई ये तो करना पड़ेगा। वॉलेंट्री किसके द्वारा किया जाता है? अभी पार्टनर्स, जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं, अगर वो चाहते हैं एलएलपी को बंद करना तो उनके द्वारा किया जाता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। दूसरा, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो आप बोल सकते हो बच्चों रिजोल्यूशन उनको पास करना होता है, मतलब डिसीजन लेना होता है, ठीक है, जिसमें सबकी कंसेंट हो, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, और लाइबिलिटीज की सेटलमेंट करनी होती है। अब बात करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप की। कंपल्सरी वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे किया जाता है। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऑर्डर पे किया जाता है जब ट्रिब्यूनल को लगता है कोई लीगल ग्राउंड्स होते हैं। ओके, उसको लगता है कि नहीं इस एलएलपी का बंद हो जाना ठीक है, तब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देता है एलएलपी को बंद करने का। बच्चों, कंपल्सरी और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्ट्राइक ऑफ एलएलपी। ओके, ये बेसिकली एक ना शॉर्टकट तरीका है एलएलपी को बंद करने का, उन एलएलपी को बंद करने का जो आपकी इनएक्टिव एलएलपी है। ओके, तो आपको ना पूरे एक लंबे प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं होती। सपोज एक ऐसी एलएलपी है जो कि इनएक्टिव है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आप सिंपल रजिस्ट्रार को अप्लाई करके उस एलएलपी को बंद कर सकते हो। ओके, तो ये बता रखा है, इट इज अ मेथड ऑफ क्लोजिंग एन इनएक्टिव एलएलपी बाय अप्लाइंग टू द आरओसी टू रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर प्रोवाइडेड द एलएलपी हैज नो बिजनेस एंड नो लाइबिलिटी। तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
आरओसी को अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। किन के लिए होता है? इनएक्टिव के लिए होता है, या जिसने अपने ऑपरेशन स्टॉप कर दिया, मतलब काम ही नहीं कर रही बेसिकली वो। हाँ, मेन हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए, कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले ही भाई उसको चुकता कर दे। कैसे अप्लाई करना होता है आरओसी को? बच्चे एक फॉर्म आता है, फॉर्म 24। उस एप्लीकेशन को कोई पार्टनर फाइल करता है और एलएलपी को अप्लाई कर देता है, ताकि जो एलएलपी का रजिस्टर है उसमें से एलएलपी का नाम हटा सके। अगर आरओसी को सब कुछ ठीक लगता है, अप्रूव कर देता है और एलएलपी ऑफिशियली क्लोज हो जाती है, एलएलपी का नाम एलएलपी रजिस्टर में से हटा दिया जाता है। तो शॉर्टकट तरीका है, सिर्फ इनएक्टिव एलएलपीज के लिए ही यूज होता है। अगर पूछा जाए तब आप लिख सकते हो, अदरवाइज मोड्स में हमारे मेन 2 मोड्स आते हैं, वॉलेंट्री और कंपल्सरी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के बारे में। एज पर सेक्शन 63 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एंड एलएलपी रूल्स 2012। तो इसमें क्या बोला गया, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या है? बच्चों, एलएलपी को क्लोज करना बाय द डिसीजन ऑफ पार्टनर। पार्टनर खुद से ही डिसाइड करते हैं कि हमें अब एलएलपी बंद करनी है। ओके, तो लीगल प्रोसीजर तो देखो इसमें भी फॉलो होता है, जो एक्ट में बताया गया है या रूल्स में बताया गया है वो चीजें हम फॉलो करेंगे। इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे मेजॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है 3/4 ऑफ पार्टनर। ओके, तो रेजोल्यूशन उनके डिसीजन से यहाँ पे पास हो जाता है। ओके, दूसरा देखो, अगर एलएलपी के कोई क्रेडिटर्स भी हैं जिन्होंने एलएलपी को पैसा दे रखा, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, अगर क्रेडिटर्स हैं तो उनका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तीसरी चीज, हमें ये प्रूव करना होता है कि हम सॉल्वेंट है। ओके, पार्टनर्स ये कंफर्म करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि वो सॉल्वेंट है, मतलब अपनी लाइबिलिटीज पे करने में समर्थ है 1 साल के अंदर अंदर। ओके, अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम बोलते हैं तो ये वॉलेंट्री जो वाइंडिंग अप की रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट नहीं होगी। साथ ही साथ लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करना होता है। तो इसके बारे में डिटेल में अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे डिटेल में देखते हैं कि अगर आपको वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। देखो आप क्या बोलोगे, पार्टनर्स की मीटिंग बुलाओगे, उसमें अगर 3/4 मेजॉरिटी आ जाती है वोट्स की, कि हाँ अगर 75% लोग सहमत हो जाते हैं इस चीज के लिए कि हमें वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना है, तो रिजोल्यूशन पास माना जाता है। जिस दिन आप ये रिजोल्यूशन पास करते हो वही दिन आपका माना जाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरी चीज, अब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, इस रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करनी है आपने आरओसी को फॉर्म 1 में, जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर। तीसरी चीज जो यहाँ पे मैंडेटरी, अगर आप वॉलंटरी वाइंडिंग करना चाहते हो तो आपको करना होता है डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब पार्टनर्स ये डिक्लेयर करेंगे कि एलएलपी के पास या तो भाई डेट्स है ही नहीं, और अगर उनके पास डेट्स हैं तो 1 साल के अंदर अंदर उनको पे करने में सहमत है। उसमें लिखेंगे भाई 6 महीने के अंदर कर सकते हो, 9 महीने के अंदर कर सकते हो, बट हाँ अगर मान लो लिख रहे हो 1.5 साल के अंदर, 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता। 1 साल के अंदर अंदर हो रहा है तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको क्या करना है, डिक्लेयर करके आरओसी को सबमिट करना है। इसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, और साथ ही साथ अगर आपके एसेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो आप साथ में यहाँ पे लगा दोगे। अभी पार्टनर्स ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास कर दिया और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कर दी। अब क्या करना होगा, अगर एलएलपी के क्रेडिटर्स हैं तो उनका अप्रूवल भी मैंडेटरी है। तो जितने आपके टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनके 2/3 का हमारे पास फेवर में अप्रूवल आना चाहिए, कंसेंट आनी चाहिए। और उस कंसेंट को आपको आरओसी को सबमिट करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर। साथ ही साथ जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके सामने भी 14 दिन के अंदर आपको अपनी वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एक और चीज, जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पे रेजोल्यूशन क्या बंद करने जा रहे हो अपनी एलएलपी, उसके बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा किसी लोकल न्यूज़पेपर में जहां पे रजिस्ट्रल ऑफिस है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एलएलपी का, वहां पे। चलिए काम हो गया है, हमारे पास क्रेडिटर्स के अप्रूवल आ गए जिसके बारे में हमने आरओसी को भी इन्फॉर्म कर दिया।
एनसीएलटी को वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन भी दे दी और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी कर दिया। अब बात करते हैं कि लिक्विडेशन करेगा कौन। देखो बच्चों, वाइंडिंग अप का प्रोसेस करता है लिक्विडेटर। ओके, सो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। या तो देखो पार्टनर्स अपॉइंट कर देंगे या क्रेडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपॉइंट कर देंगे। लिक्विडेटर के आते ही लिक्विडेटर क्या करेगा, एलएलपी के जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, जो बुक्स हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगा ताकि वो प्रोसेस अच्छे से कर सके। अब स्टार्ट होता है हमारा लिक्विडेशन का काम। जो लिक्विडेटर करेगा, सबसे पहले क्या करेगा भाई, सारे के सारे एसेट्स वो कलेक्ट कर लेगा, उनको बेचेगा, रियलाइज करेगा। ओके, इसके बाद देखो एसेट्स रियलाइज हो गए हैं, सेल हो गए हैं, अब उनसे डेट्स की पेमेंट करेगा। जो भी डेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको पे कर देगा। साथ ही साथ जो भी ये काम कर रहा है उसके प्रॉपर अकाउंट्स वो मेंटेन करेगा। अगर मान लो कोई सरप्लस बच जाता है, मान लो देखो पार्टनर्स का भी उनको कंट्रीब्यूशन वापस करना होता है, वो सारे काम वो कर देगा। इसके बाद में सारे काम उसने कर दिए, अब वो बनाएगा फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो दिखाएगा कि भाई कैसे उसने एसेट डिस्पोज किए हैं, कैसे उसने लाइबिलिटीज पे कर दी है, हर चीज का वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाएगा। साथ ही ये पूरा अकाउंट्स बना के, सारा उसने अकाउंट्स बना लिया है, इसकी अप्रूवल अब लेगा भाई, ठीक है नहीं ठीक है, तो उसको पार्टनर्स उनका और क्रेडिटर्स अगर है उनका भी, तो रिपोर्ट बना के इनका अप्रूवल लेना पड़ता है। एक बार क्रेडिटर्स और पार्टनर्स का अप्रूवल मिल जाए तो लिक्विडेटर आरओसी के पास अब जो भी फाइनल वाइंडिंग अप अकाउंट्स है, रिपोर्ट है, वो सबमिट कर देगा कि भाई मेरी तरफ से सारा काम पूरा हो चुका है। अब साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लगाएगा एनसीएलटी के पास में, ठीक है, कि मेरी तरफ से काम हो गया, आप डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए। बस चाहे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करने का राइट एनसीएलटी के पास ही है, ठीक है, तो इसलिए लिक्विडेटर एप्लीकेशन लगाएगा एनसीएलटी को। इसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में जो भी नेसेसरी प्रूफ है वो देगा, आपके फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की कॉपी देगा और रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग अप यहाँ पे सबमिट करेगा। इसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, प्रूफ देखेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वाइंडिंग अप का काम अच्छे से हो चुका है, कोई लाइबिलिटी नहीं हुई है, सारे काम अच्छे से हुए हैं, तो एनसीएलटी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा एलएलपी के लिए, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो एनसीएलटी ने तो ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन इस ऑर्डर की कॉपी भेजनी होती है आरओसी को, क्योंकि जो एलएलपी का रजिस्टर है वो आरओसी के पास में है। वो इस ऑर्डर को रजिस्टर कर देगा, एक नोटिस पब्लिश कर देगा कि भाई ये एलएलपी बंद हो चुकी है, और साथ ही साथ जो एलएलपी का रजिस्टर है उसमें से उस नाम को हटा देगा, जो पर्टिकुलर एलएलपी है जिसके नाम का डिसोल्यूशन हुआ है उसको हटा देगा उस दिन से, ठीक है। तब से आपकी जब ऑर्डर निकल गया है, एलएलपी आपकी ऑफिशियली डिसॉल्व हो गई है। चलिए बात करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप की। कंपल्सरी वाइंडिंग अप वो वाइंडिंग अप है जहां पे एनसीएलटी के ऑर्डर से वाइंडिंग अप होता है स्पेसिफिक ग्राउंड पे। अब ये स्पेसिफिक ग्राउंड कौन से होते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और मेंशन करना है। तो कुछ केसेस में एलएलपी बोल देता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप के। सबसे पहले अगर एलएलपी अपने डेट्स को पे करने में समर्थ नहीं है तो बोला जा सकता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। एलएलपी ऐसा कोई भी काम अगर करती है जो इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, मान लो जो फंड्स आ रहे हैं किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंड कर रही है, कोई भी काम बेसिकली जो इंडिया की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर एलएलपी 5 साल लगातार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करती है, हम बोलते हैं भाई फॉर्म 8 कंपल्सरी फाइल करना है, फॉर्म 11 कंपल्सरी फाइल करना है, तो इस केस में भी कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। देखो हम जानते हैं कि एलएलपी के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 पार्टनर्स की। अगर वो संख्या 2 से कम हो गई है, ओके, और इसके बाद भी 6 महीने तक तुम काम किए जा रहे, देखो अगर 2 से कम हो जाती संख्या तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप 6 महीने के बाद तक वो घटी हुई संख्या के साथ काम करे जा रहे हो, तो आपको कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। एक ना अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे केस हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं अगर ट्रिब्यूनल को कभी भी लगता है कि किसी एलएलपी का बंद हो जाना ही ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल को लगता है इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द पर्टिकुलर एलएलपी, तो किसी भी केस में एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है जब उसको लगे ठीक है इसका बंद हो जाना।
ओके। सो क्या क्या देखो करना पड़ता है एलएलपी के वाइंडिंग अप के लिए कंपलसरी के लिए। एक तो देखो ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है, ओके, किसके द्वारा लगाई जाती है कैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे स्लाइड में, और साथ ही साथ लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। चलिए डिटेल प्रोसीजर करते हैं कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है। सबसे पहले बच्चों एक पिटीशन फाइल होती है एनसीएलटी के सामने। अभी कौन फाइल कर सकता है? एलएलपी खुद भी फाइल कर सकती है, कोई पार्टनर फाइल कर सकता है, क्रेडिटर फाइल कर सकता है, आरओसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इस पिटीशन को फाइल कर सकता है। ओके, अब पिटीशन फाइल करने के बाद क्या होता है, एनसीएलटी उस पिटीशन को एग्जामिन करता है, अगर उसको वैलिड लगती है तो उसको एडमिट कर लेता है। ठीक है, फिर नोटिस इशू करता है हियरिंग का, एक डेट फिक्स करता है हियरिंग की। जो भी कंसर्न पार्टी है, कोई पार्टनर है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, तो उनको बुला के उनकी हियरिंग लेता है, सुनता है पार्टीज को। अगर उसको लगता है एनसीएलटी को कि हाँ अब इसका एलएलपी का बंद हो जाना ठीक है, तो एनसीएलटी एक वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देता है। जिस दिन वो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करता है उसी दिन से हमारा वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट माना जाता है। इसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकाल दिया तो वाइंडिंग अप का काम करने के लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो एक अपॉइंटमेंट करता है लिक्विडेटर की। जब लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, लिक्विडेटर आके जितने भी एसेट्स हैं, बुक्स हैं, या कोई भी एलएलपी का काम है उसको अपने हाथ में ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ में। बच्चे एक चीज और है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए वैसे तो कंपलसरी नहीं होता है, हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती है, ओके, डिपेंड करता है। तो एनसीएलटी कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन भी अपॉइंट कर सकता है, कई बार कंस्टिट्यूट कर सकता है अगर पार्टनर्स और क्रेडिटर्स चाहें। ओके, तो इसमें कौन होगा इस कमिटी में? क्रेडिटर्स होंगे, अगर है तो साथ में पार्टनर्स होंगे, दोनों हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि भाई लिक्विडेशन का काम कैसा चल रहा है, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लिक्विडेटर को एडवाइस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका काम होता है कि जो पार्टनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो ये इसको इंस्पेक्शन का काम करते हैं। ये कंपल्सरी स्टेप नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगली बात है पब्लिक नोटिस। देखो पब्लिक को पता होना चाहिए कि वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया है। ओके, तो जो नोटिस है वाइंडिंग अप का, वो एक तो आरओसी को सबमिट होता है, साथ ही साथ भाई पब्लिश भी होता है, क्योंकि मान लो कोई क्रेडिटर है उसको पता ही नहीं लगा कि एलएलपी का वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिश करो इस ऑर्डर को, ताकि कोई क्रेडिटर्स है वो अपना क्लेम वहां पे दे सकता है, भी अगर एलएलपी बंद हो रखी है, मैंने भी इसको पैसे दे रखे हैं, तो इनवाइट किया जाता है क्रेडिटर्स का क्लेम कि आइए अगर आपको कुछ भी उधार है तो आप मुझे बता दीजिए। अब देखो क्रेडिटर्स के क्लेम तो हमारे पास आ गए हैं, उनको वेरीफाई करेगा लिक्विडेटर, साथ ही साथ जो भी एसेट्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, और जितने भी एलएलपी के एसेट्स हैं उनको बेच देगा ताकि लाइबिलिटीज को सेटल किया जाए। अब देखो जो क्लेम्स आए थे, हमने इन्वाइट किए थे, उनको तो वेरीफाई करेगा भाई क्लेम सही भी है कि नहीं है, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट कर देगा लिक्विडेटर। सारा काम हो गया। मेन देखो क्या था, एसेट को रियलाइज करना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना, जो भी बचा हुआ है भाई, जो कंट्रीब्यूशन उनका बनता है पार्टनर्स का, वो उनको दे देना। इसके बाद जो पहले हमने चीजें करी थी बच्चों, सेम स्टेप है जो हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप में किया था, कि लिक्विडेटर फाइनल जो भी स्टेटमेंट है वो बनाएगा, भाई देखेगा, उसमें लिखेगा मैंने एसेट्स कैसे बेचे, डिस्पोज किए हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट कैसे करी, सारी अपनी चीजें वो रिपोर्ट में दे देगा। और इसी के साथ में डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को। अगेन एनसीएलटी ही ऑर्डर पास करेगा डिसोल्यूशन का, तो उसको जो भी नेसेसरी प्रूफ है उनके साथ में डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर देता है। अब एनसीएलटी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो एनसीएलटी डिसोल्यूशन का एक ऑर्डर पास कर देता है। साथ ही साथ आरओसी के पास ये ऑर्डर की कॉपी भेजी जाती है, ताकि आरओसी उस चीज को रजिस्टर कर ले अपने रिकॉर्ड में, और डिसोल्यूशन का जो नोटिस है वो पब्लिश कर दे। और यहाँ इसी तरीके से हमारी एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है। तो हमने देखा, तो स्टार्टिंग के पॉइंट थोड़ी बहुत अलग है कि पिटीशन फाइल करनी है ये सब, लेकिन जो लास्ट के पॉइंट्स हैं बच्चा, कुछ भी लिक्विडेशन उसमें ये चीज तो रहेगी कि भाई जो भी कॉपी है, कोई भी रिजोल्यूशन की कॉपी है, आरओसी के पास सबमिट होती है, एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, लिक्विडेटर रिपोर्ट बनाता है, फाइनल रिपोर्ट, और डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन एनसीएलटी को लगाता है। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाता है तो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देता है। साथ ही साथ ये ऑर्डर आरओसी को सबमिट किया जाता है, ताकि आरओसी अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर ले और एलएलपी का नाम अपने रजिस्टर में से हटा दे। इसी तरीके से हमारा जो डिसोल्यूशन का काम है वो यहाँ पे पूरा होता है।
बच्चों कई बार ना शॉर्ट क्वेश्चन या फिर अलग से ही पूछा जा सकता है कि लिक्विडेटर कौन है, उसका वाइंडिंग अप में क्या रोल रहता है। तो आपको पता होना चाहिए लिक्विडेटर कौन है। लिक्विडेटर वो पर्सन है जो वाइंडिंग अप का काम करता है, ठीक है, इस प्रोसेस को जो कंडक्ट करता है, जो भी एलएलपी के अफेयर्स है उनको सेटल करता है, ही इज लिक्विडेटर। तो क्या रोल होता है बच्चे, अब तक हमने दो चीजें पढ़ी, हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया, हमने कंपल्सरी वाइंडिंग अप किया। हमें थोड़ी सी समझ आ चुकी है कि क्या होता है। देखो एक तो सबसे पहले आते जो भी एसेट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है। देखो ये भी होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएलपी। देखो अब सारा कंट्रोल लिक्विडेटर के हाथ में आ गया है। अगर वाइंडिंग अप के दौरान कुछ भी आप बोल सकते हो बिजनेस कंटिन्यू करना है अगर, ठीक है, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, या फिर कोई केस है एलएलपी पे उसको डिफेंड करना है, या फिर तुमने कोई केस कर रखा है, मान लो कि क्रेडिटर ने पैसे दे रखे हैं, तो एलएलपी का जो लिक्विडेटर है वो स्यू भी कर सकता है कंसर्न्ड क्रेडिटर को कि नहीं भी पैसे निकालो। ओके, तो जो एलएलपी को रिप्रेजेंट करने का काम कोर्ट में कौन करेगा, यहाँ पे लिक्विडेटर करेगा। साथ ही साथ वो क्रेडिटर्स के लिस्ट बनाएगा, उनके क्लेम वेरीफाई करेगा, एसेट्स को बेचेगा जिसने कंट्रोल में ले रखे हैं, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को प्रॉपर ऑर्डर में पे करेगा, जितने भी वाइंडिंग अप के अकाउंट्स है, कैसे उसने वाइंडिंग अप किया है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ये सारा काम करके वो ट्रिब्यूनल को भी रिपोर्ट करेगा और जो पार्टनर्स हैं उनको भी रिपोर्ट किया जाता है। एक बार सारा काम हो जाता है तो एनसीएलटी को अप्लाई करता है ताकि डिसोल्यूशन हो सके सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में, ताकि जो ट्रिब्यूनल है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करे। ओके, तो ये सारा काम हमारा किसका होता है, लिक्विडेटर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी का टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों देखा जाए तो रूल्स तो बहुत ही ज़्यादा है, और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है इसके डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने कोशिश की जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जितना शॉर्ट में हो सके उतना आपको बताया है, ताकि इंपॉर्टेंट रूल्स भी कवर हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए के कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।